Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 5 for Nutrition for the Community, and here we will discuss the micronutrients part 2, and here we will study minerals. The topics to be covered are introduction, minerals required in larger amounts and minerals required in smaller amounts. First is introduction. Now we have studied till now carbohydrates, fats, proteins and vitamins. These vital compounds carry out various body functions. They provide energy, support growth and development, and also perform protective and regulatory functions. Along with these compounds, a set of inorganic elements called minerals are also required by the body. Minerals are defined as those elements which largely remain as ash when plant or animal tissues are completely burnt. So अभी तक जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स के बारे में पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए, जैसे कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और बॉडी के टिश्यूज को रेगुलेट करते हैं, फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. इनके साथ साथ एक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम कहते हैं मिनरल्स. मिनरल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो एक तरह से ऐश के फॉर्म में होते हैं अगर हम प्लांट और एनिमल टिश्यूज को बर्न करें. लाइक विटामिन्स, minerals are micronutrients which perform regulatory and protective functions. Vitamins की तरह minerals भी micronutrients ही हैं जो कि regulatory और protective functions perform करते हैं. The human body contains as many as 19 minerals in widely varying amounts. The total mineral content of the body is however small and accounts for only 4 to 6% of the total body weight. लेकिन अगर हम इन 19 मिनरल्स जो ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, इनका अगर टोटल कंटेंट भी देखें तो सिर्फ वो 4 to 6% ही बनाते हैं हमारे टोटल बॉडी वेट का, क्योंकि वो बहुत स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं. नाउ मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. अगर हम मिनरल्स को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करें तो एक कैटेगरी होगी जो हमारी बॉडी में बहुत बड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम. और कुछ मिनरल्स होते हैं जो स्मॉलर अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, जैसे कि आयरन, आयोडीन, जिंक एंड कॉपर. नाउ फर्स्ट इज कैल्शियम एंड फास्फोरस. ऑफ ऑल द मिनरल्स फाउंड इन आवर बॉडी, कैल्शियम एंड फास्फोरस आर बाय फार प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट्स. जितने भी मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, उनमें कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं. टुगेदर दीज टू मिनरल्स अकाउंट फॉर 75% ऑफ द टोटल मिनरल कंटेंट ऑफ द बॉडी. अगर हम अपनी बॉडी का मिनरल कंटेंट देखें तो 75% उसमें से कैल्शियम और फास्फोरस का ही होता है. द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मोस्ट ऑफ विच इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ एंड द रिमेनिंग इन सॉफ्ट टिश्यूज एंड इन बॉडी फ्लूइड्स. नाउ द फंक्शंस. डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस. सो कैल्शियम और फास्फोरस के मेन फंक्शंस हैं बोन्स और टीथ को की डेवलपमेंट और बॉडी प्रोसेसेस की रेगुलेशन. कैल्शियम हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, स्पेशली दैट ऑफ द हार्ट. सो हार्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है. रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, कन्वेइंग मैसेजेस फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर एंड द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. सो कैल्शियम जो है सब्सटेंसेस के पैसेज में जरूरी होता है इन आउट सेल्स से, फिर मैसेजेस कन्वे करने के लिए नर्व सेल्स के थ्रू और ब्लड क्लॉटिंग के लिए. एंड फास्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस विच एड्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट इन द ब्लड. फास्फोरस जरूरी होता है क्योंकि वो सब्सटेंस फॉर्म करता है जो फैट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होता है ब्लड स्ट्रीम में. सिंथेसिस ऑफ सर्टेन कोएंजाइम्स विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेटाबॉलिज्म. सो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो कोएंजाइम्स के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है. देन फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन बेसिक जेनेटिक मटेरियल, कुछ जेनेटिक मटेरियल के फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी होता है और जेनेटिक मटेरियल हमारा इन्वॉल्व होता है पेरेंट से चाइल्ड में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करने के लिए. देन कैप्चर एंड स्टोरेज ऑफ वाइटल एनर्जी इन द सेल्स ऑफ मैनी टिश्यूज बाय फॉर्मिंग अ हाई एनर्जी कंपाउंड. सो एक वाइटल एनर्जी की
को स्टोर करने के लिए, ताकि सेल्स और अलग अलग टिश्यूज में हाई एनर्जी कंपाउंड फॉर्म हो सके, उसके लिए भी फास्फोरस इंपॉर्टेंट होता है. Now the food sources for calcium and phosphorus. Milk and milk products like curd, khoya, chana are excellent sources of calcium. Foods like fish, especially dried fish, and other seafoods like crab, shrimp provide substantial quantities of calcium. Eggs, milk, poultry, fish are excellent sources of phosphorus. Cereals too are rich sources of this mineral. Now the absorption and utilization of calcium and phosphorus. Calcium is absorbed chiefly from the upper part of the intestine. Calcium intestine में ही absorb होता है. Normally it is seen that from an average Indian diet only 20 to 30% of the calcium gets absorbed. The rest is excreted in the feces. So normally अगर हम देखें तो सिर्फ 20 से 30% calcium ही absorb होता है और बाकी का excrete हो जाता है. The absorbed calcium is then used to perform various functions as has been discussed earlier. जो अभी हमने functions देखे थे, वो सारे functions perform करने के लिए हमें calcium ज़रूरी होता है. And part of the absorbed calcium is also excreted in the urine, but the amount is very small. Next mineral is sodium. Body contains approximately 120 grams of sodium. हमारी body में approximately 120 ग्राम sodium होता है, and most of this is present in the extracellular fluid. So जो extracellular fluid होता है, यानी कि सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है, उसके अंदर ज़्यादातर सोडियम प्रेजेंट होता है. Extracellular fluid refers to the fluid outside the cells, just as intracellular fluid refers to the fluid inside the cell. So अगर हम डॉट्स को पोटेशियम कंसिडर करें तो वो ज़्यादातर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्रॉस को हम सोडियम ले और क्लोराइड को एज सर्कल्स, तो ये ज़्यादातर हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं. नाउ द फंक्शंस ऑफ सोडियम. फर्स्ट इज रेगुलेटिंग द बैलेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड. सो जो सेल्स के बाहर और अंदर का फ्लूइड होता है, उनमें बैलेंस बनाने के लिए सोडियम ज़रूरी है. रेगुलेटिंग द एल्कलिनिटी एंड एसिडिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी फ्लूइड्स को ना ज़्यादा एल्कलाइन बनाने के लिए और ना ही ज़्यादा एसिड बनाने के लिए सोडियम ज़रूरी है. एंड देन एडिंग इन द पैसेज ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन नर्व सेल टू द अनदर. सो एक नर्व सेल ताकि दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, दूसरे नर्व सेल से कम्युनिकेट कर पाए, इसलिए सोडियम जरूरी है. देन एडिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. सो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है, और साथ में सेल्स में से सब्सटेंसेस के पैसेज के लिए जरूरी होता है. नाउ द फूड सोर्सेज ऑफ सोडियम. 1 teaspoon of salt provides almost 2000 milligram of sodium. Other rich sources of sodium include milk, egg white, meat, poultry, fish among the animal foods, and green leafy vegetables such as spinach, fenugreek leaves and pulses among the plant sources. Next is the absorption and excretion. Sodium ingested is readily absorbed by the digestive tract and used for various body functions. So सोडियम जो हम इंजेस्ट करते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही एब्जॉर्ब हो जाता है और उसको फिर अलग अलग बॉडी फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे अभी हमने पढ़े. The excess amount of sodium over and above body needs is lost from the body through urine, sweat and feces. Sodium losses are high whenever we sweat more as in hot weather. So गर्मियों में जब sweat ज़्यादा आता है तो वहाँ पे sodium losses बहुत ज़्यादा होते हैं. Any disease condition in which water is lost from the body also causes excessive sodium loss. So कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें water loss बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में से, तो उसमें भी sodium loss बहुत बढ़ जाता है. A common example is diarrhea, that is loose motions. Then potassium. Potassium is present in twice as much amount as sodium in the body. So potassium भी बहुत ज़्यादा amount में present होता है, sodium का almost double होता है. Approximately 250 gram of potassium is contained in the body and most of this is present in the cells, that is the intracellular fluid. So ज़्यादातर जो potassium होता है वो cells के अंदर present होता है. Now the functions of potassium.
Regulation of the balance of intracellular and extracellular fluid. पोटेशियम जो है वो दोनों, जैसे कि अभी हमने सोडियम के फंक्शन में पढ़ा था, तो ऐसे ही पोटेशियम भी फंक्शन करता है. सेल्स के अंदर और बाहर जो फ्लूइड होता है उनमें बैलेंस बनाने के लिए जरूरी होता है. देन अगेन रेगुलेशन ऑफ द एल्कलिनिटी एंड एसिडिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड रोल इन मसल एक्टिविटी. नाउ फूड सोर्सेस. Potassium is widely distributed in foods. Meat, poultry and fish are good sources. So ज़्यादातर potassium जो है वो animal sources में होता है. Among the plant foods, pulses, fruits, vegetables, especially the green leafy vegetables, are good sources of potassium. The water of the tender coconut is however the best source of potassium. So coconut water जो होता है वो भी potassium का एक बहुत अच्छा source है. Then is the absorption and excretion of potassium. Potassium gets absorbed from the upper part of the intestine. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था potassium भी upper part जो होता है intestine का वहाँ पे absorb होता है. The absorbed potassium then gets used up to perform the various body functions. Excess potassium is excreted in the urine and feces. Then chloride. The body contains approximately 100 grams of chloride and most of this is found in the extracellular fluid, especially in the blood plasma. So body के अंदर approximately 100 ग्राम क्लोराइड होता है और ज़्यादातर ये extracellular fluid में होता है, blood plasma में, जो blood का fluid होता है उसके अंदर. The rest of the chloride is present inside the cells. Chloride is present in the extracellular fluid as sodium chloride and in the cells as potassium chloride. Cells के अंदर वो potassium chloride की फॉर्म में present होता है और cells के बाहर sodium chloride की फॉर्म में. Functions and food sources of chloride. Now the functions of sodium, potassium and chloride are closely interlinked. क्योंकि क्लोराइड जो है सोडियम और पोटेशियम के साथ ही कंबाइन होकर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इन तीनों के फंक्शंस जो है एक साथ जुड़े रहते हैं. इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस एंड एसिडिटी एल्कलिनिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. देन फूड सोर्सेस. क्लोराइड इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल प्लांट फूड्स. But the most important source of chloride in our diet is common table salt, that is sodium chloride. So basically हमें जो chloride का main source है हमारी body के लिए वो है हमारा table salt, that is नमक. Then absorption and excretion. Magnesium chloride is readily absorbed from the upper part of the intestine. जो chloride होता है वो हमारा upper part में ही absorb होता है intestine के. Excess chloride, as in the case of sodium, is excreted in the urine and to a lesser extent through the sweat and the feces. Then magnesium. The adult human body contains approximately 20 to 25 grams of magnesium. जो adult body होती है human body उसके अंदर 20 से 25 ग्राम magnesium होता है. And about 60 to 70% of this magnesium is present in the bones in combination with calcium and phosphorus. और ज़्यादातर जो magnesium होता है 60 से 70% तक वो ह्यूमन बॉडी में बोन्स में प्रेजेंट होता है कैल्शियम और फास्फोरस की कॉम्बिनेशन में. द रिमेनिंग 30 to 40% इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड्स, मोस्टली इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. और बाकी का जो 30 से 40% है वो दूसरे बॉडी टिश्यूज में प्रेजेंट होता है और ज्यादातर सेल्स के अंदर होता है. देन फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम. रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स. सेम इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच में जो भी सब्सटेंसेस की पैसेज होती है उसको रेगुलेट करता है. मेंटेनिंग द एक्टिविटी ऑफ मेनी एंजाइम्स. मैग्नीशियम फंक्शंस एज अ कोएंजाइम इन मेटाबॉलिज्म. तो मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है कोएंजाइम्स की तरह, जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं ताकि दूसरे एंजाइम्स अच्छे से काम कर सके. देन बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ. इट इज इन्वॉल्व्ड इन द बोन मिनरलाइजेशन. Maintaining the functions of the nervous system, whereby it helps in the passage of messages from one nerve cell to another. Maintaining smooth muscle action and building proteins. Now the food sources of magnesium. The most concentrated sources of magnesium include nuts, that is groundnut, cashew nut, walnut and almond, oil seeds, pulses, whole grains like wheat, bajra, jowar. Among seafoods, shellfish is particularly rich in magnesium.
Now the absorption and excretion. मैग्नीशियम इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. मैग्नीशियम को भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब किया जाता है और जो मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो कैल्शियम की जैसी ही है. When the body's demand increases, the absorption increases so as to meet the increased demand. जैसे जैसे बॉडी की डिमांड इंक्रीज होगी मैग्नीशियम के लिए उसकी एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाती है. And further factors that interfere with calcium absorption such as the presence of inhibitors in the diet also interfere with magnesium absorption. जैसे कुछ inhibitors होते हैं जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं वैसे ही वही inhibitors मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को भी इंटरफेयर करते हैं. The excretion of magnesium by the body is regulated by the kidneys. Now minerals required in smaller amounts. अब कुछ minerals होते हैं जो smaller amounts में जिनकी जरूरत होती है जैसे iron, iodine and others which include zinc and copper. Now first is iron. Iron is a trace element present in the body to the extent of 3 to 5 grams. So iron एक trace element होता है जो हमारी body में सिर्फ 3 से 5 ग्राम के अंदर present होता है. Most of it is found in the blood. About 75% of iron जो है वो हमारी blood में होता है. And all cells and tissues, especially the muscle tissues, contain a little iron. जितने भी cells और tissues है उसमें भी थोड़े amount में iron present होता है और बाकी का जो iron है यानी कि 20% iron वो हमारी body organs में store होता है जैसे कि liver, spleen, kidney and bone marrow. Then is the functions of iron. अब oxygen transport, provision of oxygen for muscle contraction, promotion of oxidation within cells, maintenance of specific brain functions, component of certain enzymes and protective functions. अब सबसे पहले आयरन का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में. आयरन एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हीमोग्लोबिन का जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है और वो ऑक्सीजन कैरी करता है डिफरेंट बॉडी सेल्स तक हार्ट से. एंड देन मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आयरन उन तक पहुंचाता है. देन सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी वर्किंग के लिए सो इसलिए सेल्स तक भी ऑक्सीजन पहुंचाना आयरन का काम है. और ब्रेन के फंक्शंस के लिए उनकी मेंटेनेंस के लिए भी आयरन इंपॉर्टेंट होता है. देन कुछ एंजाइम्स के कंपोनेंट से जो है वो भी आयरन से बनते हैं और प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो होते हैं वो भी आयरन परफॉर्म करता है. अब जैसे ये डायग्राम है हमारे पास दिस इज द डायग्राम फॉर हीमोग्लोबिन विच एक्ट्स एज अ कैरियर फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एंड कार्बन डाइऑक्साइड. लंग्स से ब्लड सेल्स तक पहुंचाना जो कि ऑक्सीजन पहुंचाता है वो हीमोग्लोबिन करता है जिसके अंदर आयरन एक बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में होता है. और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचाना ताकि ब्लड प्यूरिफाई हो सके और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके एज वी एक्सेल तो वो भी काम आयरन का होता है. देन आर दी फूड सोर्सेज फॉर आयरन. लिवर इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फूड. Then other organ meats like kidney, spleen also contain substantial amount of iron. Among the plant foods, the list of iron sources includes green leafy vegetable like amaranth leaves, mustard leaves, colocasia leaves, mint leaves. Cereals like whole wheat flour, rice flakes, bajra, ragi, jowar and pulses, especially the whole ones. These all are the richest sources of iron. Then the absorption and excretion. The ingested iron gets absorbed from the upper part of the intestine. तो small intestine के upper part में ही iron absorb हो जाता है. The extent of iron absorption from different foodstuffs varies. In general, its absorption from animal foods is high. So अलग अलग फूड स्टफ्स पे डिपेंड करता है कि आयरन कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि जैसे कि एनिमल फूड्स हैं उसमें एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत जल्दी होती है हाई एब्जॉर्प्शन होती है. बट द अमाउंट ऑफ आयरन एब्जॉर्ब फ्रॉम मेनी ऑफ द प्लांट सोर्सेज इज वेरी लो. दिस इज बिकॉज सर्टेन सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन प्लांट फूड्स बाइंड आयरन एंड हिंडर इट्स एब्जॉर्प्शन. कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं प्लांट फूड्स में जिनकी वजह से आयरन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता बॉडी में और इन सब्सटेंसेज को हम कहते हैं इनहिबिटर्स.
After absorption, iron is transported by the blood to the body cells where it performs its varied functions. Absorption के बाद iron जो है blood से body cells में जाता है जहाँ पे वो अपने functions perform करता है. Some amount of iron is also transferred to the storage sites in the body, such as the liver, spleen, kidney and the bone marrow. कुछ आयरन के अमाउंट हमारे स्टोरेज साइट पे भी ट्रांसफर होते हैं जहाँ पे वो स्टोर्ड रहता है, जैसे कि लिवर, स्प्लीन, किडनी और बोन मैरो. एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन आर लॉस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन. बहुत कम अमाउंट में आयरन जो है स्वेट और यूरिन की फॉर्म में लूज हो जाता है बॉडी से. इन द केस ऑफ विमेन, आयरन लूजेस इंक्लूड द अबव, बट इन एडिशन fairly substantial amounts are lost in the menstrual flow. Then is the iodine. The adult body contains a small amount of iodine which amounts to only 20 to 25 milligrams. So iodine हमारी बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सिर्फ 20 से 25 मिलीग्राम्स में. The maximum concentration of this mineral is found in the thyroid gland, which is located in the neck region. So ज़्यादातर जो concentration होती है आयोडीन की वो thyroid gland में होती है. Now the functions of iodine. Iodine is a component of the hormone thyroxine secreted by the thyroid gland. So iodine एक component होता है हार्मोन का जो कि thyroid gland secrete करता है जिसे हम thyroxine कहते हैं. Thyroxine regulates the rate of oxidation within the cells. If this regulation does not take place, both physical and mental growth will be affected. Iodine is also believed to help in the functioning of nerve and muscle tissues. Now the food sources for iodine. The iodine content of animal foods like eggs, dairy products and meat depends of course on the iodine content of the food that is part of the animal's diet. So iodine content जो होता है animal foods में जैसे कि eggs, dairy products और meat में, ये depend करता है कि हम कितना intake ले रहे हैं animal diet का. Sea foods like fish, shellfish are among the best source of iodine. Another aspect that needs mentioning here is that certain plant foods like cabbage, cauliflower, radish, lady's finger, groundnuts and oil seeds contain substance called goitrogens which interfere with the body's ability to produce and use thyroxine. अब कुछ ऐसे भी वेजिटेबल्स होती हैं, प्लांट फूड्स होते हैं जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, जिसके अंदर एक सब्सटेंस होता है गोइट्रोजेंस और ये हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने में इंटरफेयर करते हैं. देन द एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन. डायटरी आयोडीन is absorbed in the small amounts in the form of iodides, compounds of iodine. So जो dietary iodine होते हैं वो iodide की form में small intestine में absorb होते हैं. These iodides are carried by the blood to the thyroid gland. फिर iodides जो है thyroid gland में concentrated होते हैं इसलिए फिर blood small intestine से उन्हें thyroid gland तक लेके जाते हैं. And about 1/3 of the iodine is picked up by the thyroid gland and the rest is excreted. Now here are some questions for you. First is define the following: extracellular fluid, intracellular fluid and fluid balance. And second question is list the foods containing inhibitors or enhancers that decrease or increase absorption of iron. That's all for this session. Thank you and have a nice day.